नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AG 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो NCERT 10th क्लास भारत और विश्व समकालीन भारत इसके बारे में जो NCERT का इस 10th क्लास का पहला क्वेश्चन है यूरोप है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार क्या होगा फ्रेडरिक सारियो ने क्या चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी। 1848 में किस चित्रकार ने एक श्रृंखला बनाई थी? फ्रेडरिक सारियो ने। और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा तो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। किनसे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। हमारा एक पॉइंट है 1848 में ट्रेन से एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने क्या चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी और इसमें सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र क्या चित्र एक में बताया गया कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। किसका रूप प्रदान किया करते थे? महिला का रूप। और आप जानते की मसाल को पहचान सकते हो जो उसके एक हाथ में और दूसरे मुंह से अधिकारों की घोषणा कर प्रतिमा के सामने जमीन पर निरूपण संस्थानों के दोस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारी की कल्पना दर्शन यूरोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बनते हुए थे और जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की नीति से कहीं आगे इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इसमें जो हमारा पॉइंट बन सकते हैं कि 1848 में कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार। कौन था? फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक जो सारियो है वो कहाँ एक फ्रांसीसी कलाकार था। कब की बात है? 1848 की। उसने एक सपनों का एक संसार था जो उसके शब्दों में क्या था कि एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने क्या चित्र की एक श्रृंखला बनाई। उसने एक सपनों का एक संसार था जो उसके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। कैसा था? जनतांत्रिक और सामाजिक। हमारा एक पॉइंट बन। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप में और अमेरिका के लोग दिखाई देते सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में थे। और इसमें एक पॉइंट हमारा कि जो निरकुश है सारी जमीन पर निरकुश संस्थानों के दोस्त अवशेष बिखरे हुए थे। और सारी की जो सारी है कि कल्पना दर्शन यूरोपिया के दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह बनते हुए थे जिनकी पहचान इनसे होती थी कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। जो संयुक्त राज्य और अमेरिका और स्विट्जरलैंड है जो क्या थे एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस है किस रूप से पहचाना जा सकता है? क्रांतिकारी तिरंगे से। इसमें बताया कि जो निरकुशवाद है वो क्या है? क्या है? ऐसी सरकार या शासन। क्या जी? ऐसी सरकार या शासन। निरकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरकुश सरकार कहा जाता है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि निरकुशवाद है तो क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। जो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरकुश सरकार कहा जाता है। इस शासन तो है कोई सत्ता है किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता और इतिहास में एक राजशाही है सरकार को निरकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती थी। या फिर सैन्य बल पर क्या वो सरकार होती थी और जिसमें एक राजशाही सरकारों को राजशाही होता था और जिससे किसी का कोई निरकुश नहीं होता था। वो क्या थी? निरकुशवाद। कल्पनादर्श है यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता था। उसे क्या कहते थे? यूटोपिया या कल्पनादर्श। प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे थे। क्या? काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने ये छवि निर्मित की जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र ऐसा नहीं बने थे कि जब ये चित्र बनाया गया था जो छवि बनाई गई थी उस टाइम जर्मन लोग सब एक संयुक्त राष्ट्र ऐसा नहीं बने हुए थे। जो झंडा वो थामे हुए थे वो कब की बात? 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मनवासी पर एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। कौन कौन से देश थे जर्मन लोगों के बाद? कौन से? ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही और लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग थे। ऊपर सड़क से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए थे। चित्रकार ने उनको इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान कब की बात है जी? 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इस सदी की बात है 19वीं सदी में। और राष्ट्रवाद किससे एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया? कौन? राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किसके? यूरोप के। किसने? राजनीतिक और मानसिक जगत में। कब की बात है? 19वीं शताब्दी में एक परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन की अर्थ यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर किस राज्य के रूप में उदय था? राष्ट्र राज्य के उदय के रूप में। कब की बात है? 19वीं शताब्दी में। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास और या विरासत की भावना थी कि संघर्ष और नेताओं था आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। याद है उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। क्या अनरस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? जो अनरस्ट
फ्रांसीसी दार्शनिक अनरट रेनन ने 1882 में सोबोर्न विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है कि एक राष्ट्र है किन के प्रयास से त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता क्या था एक राष्ट्र, और शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने के ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है और इसका जो अस्तित्व है रोज होने वाले जनमत संग्रह है, परंतु उसके निवासी अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्र की गारंटी है और दुनिया में केवल एक कानून, उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। कि कह रहा है कि अगर केवल कानून ही एक क्या है, दुनिया में केवल एक कानून हो तो क्या होता कि एक मालिक होता और स्वतंत्रता का क्या एक लोप हो जाता। ये बात इसमें बताई गई थी। और जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को में से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि जनमत संग्रह है एक प्रत्यक्ष मतदान की तरह। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव की स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्या जनमत संग्रह है? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। राष्ट्रवाद की जो पहली जो अभिव्यक्ति है कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी की। और जैसे आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। 1789 में फ्रांस में कौन सा राजा का आधिपत्य था? कौन सी सरकार थी? निरंकुश राज्य। निरंकुश राज्य होता था जिसमें किसी भी और सेना केवल है वो शासन होता था। और कब की बात है? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति होती है? फ्रांसीसी। कौन सी होती है? फ्रांसीसी क्रांति। और कौन सा वंश था? निरंकुश वंश है वो, इसके द्वारा क्या शासन होता था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। इससे क्या प्रयत्न हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों एक समूह में हस्तांतरित हो गई। कि क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। क्रांति ने कौन सी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा, और उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। कौन से? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। क्या बाजी? फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में। और इसमें क्या प्रयत्न हुए थे? राजनीतिक प्रयत्न आए थे और उन्होंने क्या एक सामाजिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है और पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक समान अधिकार प्राप्त थे और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। क्या चुना गया था? फ्रांसीसी झंडा, जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। कि फ्रांसीसी क्रांति में जो एक झंडा चुना गया था और राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी और स्टेट जो जनरल है का चुनाव किसके द्वारा हुआ? सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा। जो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किसका चुनाव होता था? स्टेट जनरल का चुनाव। और उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया? जो स्टेट जो जनरल है इसका नाम क्या किया है? नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल जो असेंबली है, हमारा पॉइंट है कि नेशनल जो असेंबली है इसका नाम पहले क्या था? क्या नाम था असेंबली का? नेशनल जो असेंबली है, असेंबली का पहले नाम क्या था? स्टेट जनरल। और इसका चुनाव है स्टेट जो जनरल का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता? सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और नई स्तुतियां रची गई, सत्य ली गई कि शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ? राष्ट्रीय नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए कि सभी भूभाग पर रहने वाले जितने भी रहने वाले थे उनके लिए एक समान कानून बनाया जाए और आयात और निर्यात सुलभ समाप्त कर दिया जाए। क्या किया जाए? जो आयात हो रहा है और जो निर्यात हो रहा है वो क्या है? फ्री किया जाए। क्या जो टैक्स होता था वो समाप्त कर दिया जाए। भारत और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोली को प्रोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य है। क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की थी? कि फ्रांसीसी राष्ट्र एक यह भाग्य है और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएं। इनको फ्रांसीसी क्रांति है जो फ्रांसीसी राष्ट्र का एक यह भाग्य है कि लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएं। किसको? यूरोप के लोगों को। दूसरे से फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। कि फ्रांस है इनको यूरोप के अन्य लोगों को किसमें? राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्रता, शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब फ्रांसीसी क्रांति की बात है, फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में होती है। इस क्रांति की बात जब यूरोप के शहरों तक पहुंची और जब छात्रा तक पहुंची तो किन क्लबों की स्थापना? जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे। और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। जब 1789 की जो क्रांति होती है ये एक फ्रांस से होती है, फ्रांसीसी से होती है। ये बात यूरोप के स्टूडेंटों तक पहुंची, छात्रों तक पहुंची तो किस क्लब की स्थापना होती है?
जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई और ये बात 1790 में किन देशों तक पहुंची थी? 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया हुआ, उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। किसने सुधार की? नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, जो ये क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? नेपोलियन के। उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया नेपोलियन ने, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक क्रम संगत और कुशल बन सके। 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1800 हमारा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। 1804 की नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर किस संहिता के नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किससे? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कि जन्म पर आधारित है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, उसे कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष बराबरी होगी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता कौन सी? 1804 की जो नागरिक संहिता है, जो नेपोलियन की संहिता है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। किन क्षेत्र में? फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे, उनमें कौन सी संहिता? 1804 नेपोलियन संहिता लागू किया गया। इसमें कौन कौन से? डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। शांति व्यवस्था को खत्म कर दिया। शांति व्यवस्था को खत्म किया। किसानों को भूदासों और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चकी। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार और नाप और राष्ट्रीय मुद्रा में एक इलाकों से दूसरे इलाकों पर वस्तु और पूंजी की आगमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहर जैसे ब्रेसलेस, मेन, मिलान और वास्तव में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब साफ होने लगा तो एक नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बड़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक प्रयत्नों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। पहले तो इनमें दोस्ती होती है, फिर क्या वो दोस्ती दुश्मनी में हो गई थी। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में हम यही विराम करते हैं। तो एक जो चित्र है, जो हम राइलैंड का डाकिया, यहाँ बताइए नेपोलियन को 1813 में कौन सी लड़ाई लड़किया था? ये 1813 में नेपोलियन लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटा है। डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। और ये चित्र है जो जर्मनी में स्वतंत्र के जो वृक्षारोपण है स्वतंत्रता का, इसमें दिखाया गया है कि जर्मन चित्रकार जो कार्ल केस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया इस रंगीन चित्र का विशेष फ्रेंच सेनाओं के द्वारा इस शहर में कब्जा है। जो जेवक्रेन है, नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे आज है। कि कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे। जो किसके रूप में बंटे थे? राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के रूप में बंटे थे, जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इलाकों के तरह तरह के लोग रहते थे। अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति की भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य, उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी प्रशासन करने वाला हेब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। तो कह रहा है कि टिरोल ऑस्ट्रिया है, सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हेब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलासिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। उन प्रभावशाली समूह के अलावा हेब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्निवाला, स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोट था, पूर्व की तरफ है ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य विचार कैसे उभरा? कुछ टर्म है 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? 1797 में। नेपोलियन युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 कब हुआ था? 1797 में। 1814 और 1815 की बात है जी कि नेपोलियन का पतन वियना शांति संधि कब है? 1814 और 15 कब है जी? 1814 और 15 की बात है। और यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ था? 1821 1848 की बात। फ्रांस में क्रांति है। आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों को बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। 1869 और 1870। इटली का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण कब हुआ था? 1869 और 1870 में। बात करें 1866 और 1871। जर्मनी का एकीकरण 1866-71 और इटली का एकीकरण 1869 और 1870। 1905 की बात है। हेब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है।
कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोप में महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग में सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्य में उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर विवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। कि जो कुलीन वर्ग क्या थे? कुलीन वर्ग जमीन का मालिक और कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। क्षेत्रीय विभाजन की आर पार व्याप्त थी। ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग। राजनीतिक कार्य के उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे कौन? कुलीन वर्ग। उनके परिवार अक्सर किनसे जुड़े थे? विवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे कुलीन वर्ग। मगर ये एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग किससे थे? पश्चिमी ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जमींदारों में बढ़ती थी जिस पर भूदास खेती करते थे। जो यूरोप में भूमि विशाल है पूर्वी और मध्य के बीच में बढ़ती थी जिसे क्या कहते हैं? कौन सी खेती करते हैं? भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उद्योग हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण है कब शुरू हुआ था जी? 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्से में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग मध्य यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? उदारवादी है राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। जो यूरोप में है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद के करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो शब्द है लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ आजाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद कुछ शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान का संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार करके मताधिकार के पक्ष में था। आप ये याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और मध्य में चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों की था। कि जो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी में पहला राजनीतिक प्रयोग था और मध्य में चुनाव चुनने का जो अधिकार किसको था? संपत्तिवान पुरुष को ही था। और संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। कि थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। किसके टाइम है जो पुरुषों को और महिलाओं को जो वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था? जैकोबिन शासन के दौरान। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को ऐसे दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की उन्नति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते मध्यम वर्गों की जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषाई इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनुमित छोटे प्रदेशों और 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से छोटे प्रदेश में कितने राज्यों का एक महासंघ बना था? 39 राज्यों का। प्रत्येक अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। इन 39 राज्यों की क्या थी? अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग में जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता। कितना परसेंट है शुल्क देना पड़ता? 5% जी। सीमा शुल्क अक्सर वस्तु को वजन का आकार के अनुसार लगाया जाता है। किसके अनुसार लगाया जाता था? अक्सर वस्तु के वजन और आकार की। हर क्षेत्र को अपनी नाप और व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता और मसलन कपड़े को नापने का जो कपड़े को मापने का काम कौन करता था? कपड़े को नापने का पैमाना क्या कहते थे? एले। कपड़े को मापने का पैमाना क्या कहता था? एले। और समय लगता था उसे जो मसलन कपड़े नापने का पैमाना था। जो मसलन क्या था? कपड़े नापने का पैमाना एले था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। और एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था। एक कपड़ा एक फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता कितना मीटर था? 54.7 सेंटीमीटर। मेज कितना था? 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर। फाइडबर्ग 53.5 सेंटीमीटर था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बांधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक तंत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तु लोग और पूंजी का आवागमन आधारित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक सुलभ संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया था। 1834 में किसकी पहल पर एक सुलभ संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया था? किसकी पहल पर? पर्सा की पहल पर। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए थे। कौन से राज्य शामिल हुए थे? जर्मन राज्य शामिल हुए थे। 1834 में पर्सा की एक पहल पर क्या शुल्क लगाया था? संघ जोलवेराइन, और जिसमें जर्मन राज्य स्थापित किया गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी और पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया, पनप रही है और राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया था। क्या अर्थशास्त्री राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र की राष्ट्र में सोचने लगे, चर्चा करने लगे राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक विकास कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की क्या लिखा है? प्रोफेसर ने फ्रीडरिक लिस्ट 1834 में लिखा था कि जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना। किसका लक्ष्य था? कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में राष्ट्र के रूप में बांध देना। जोलवेराइन का राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बेहतर है उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी इससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद।
1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया था। क्या है? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, किसकी हार के बाद? नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में लगभग। उसके बाद यूरोपीय सरकार किसी भी भावना ले लेती है, रूढ़िवाद की भावना से रही थी कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी सरकार की भावना में रही थी। रूढ़िवादी मानते कि राज्य और समाज को स्थापित पारंपरिक सत्ता जैसे राजनीतिक तर्ज, सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए प्रयत्नों ने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजनीतिक जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था। वो राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना कुशल नौकरशाही गतिशीलता, अर्थव्यवस्था, साम्यवाद, बुद्धास्तव की समाप्ति, यूरोप के निकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। 1815 में ब्रिटेन है, रूस है, परसा राष्ट्रीय जैसी यूरोपीय शक्ति के लिए जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कि किस कौन सी शक्ति थी? ब्रिटेन था, रूस था, परसा राष्ट्रीय जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे कि ये सभी काम मिले थे, वियना में मिले थे। इस सम्मेलन में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो यूरोप में एक सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख कहाँ था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। इसमें प्रतिनिधि ने 1815 की वियना संधि तैयार की थी। वियना की संधि कब तैयार हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। जिसका उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। नेपोलियन युद्ध के दौरान बदलाव को खत्म करने के लिए कौन सी संधि थी? वियना संधि की बात से थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को स्पेन में भाग किया। फ्रांस ने उन इलाकों को दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि वो उसमें फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर के नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया था। उत्तर में कौन सा? नीदरलैंड का स्थापित किया था, जिसमें बेल्जियम शामिल और दक्षिण में पिटमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। परसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। मगर नेपोलियन 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा था। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया, जबकि परसा को सेक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया था। और इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरकुश थी, जो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्हें अपनी गतिविधि को दबाना चाहती, जो निरकुश सरकारों की वेता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों और किताबों, नाटकों, गीतों में उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति के जुड़े स्वतंत्रता मुक्ति के विचार जनते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था, जो थी प्रेस की आजादी। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। कि 1815 के वर्षों के दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। कि वियना कांग्रेस के बाद है वो स्थापित की थी। 1815 में क्या दौर आया था? उदारवादी राष्ट्रवादियों का भूमिगत कर दिया गया और दमन के भय ने। और बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी का प्रशिक्षण देना और विचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। कैसे संगठन उभर कर आए थे? गुप्त। और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यह बात थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। कि स्वतंत्रता के लिए, जो मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज्यादातर क्रांतिकारी है वो क्या मानते थे? कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे ज्यादातर क्रांतिकारी। कि ऐसा ही वह व्यक्ति था। कौन था जी? ऐसा ही वह व्यक्ति इटली का। कहाँ का है व्यक्ति? इटली का। कौन क्रांतिकारी? जियुसेप्पी मैत्सिनी। क्या नाम है जी? जियुसेप्पी मैत्सिनी। कहाँ का है? इटली का एक क्रांतिकारी। इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कि जो इटली का क्रांतिकारी कौन है? जियुसेप्पी मैत्सिनी। और 1807 में जेनेवा में होता। 1807 जेनेवा में किसका जन्म होता है? जियुसेप्पी मैत्सिनी का। और क्या है? और एक इटली का क्रांतिकारी या इटली का रहने वाला जियुसेप्पी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 जेनेवा में हुआ था। और कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कि इटली का जो क्रांतिकारी है जियुसेप्पी मैत्सिनी 1807 में जेनेवा में जन्म होता है और किस गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था? कार्बोनारी का। और 24 साल की, कितनी साल की एज में? 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। कि कहाँ? लिगुरिया में, जो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया। और उसके बाद 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। कि इटली का जो क्रांतिकारी है जिनका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था, क्या नाम है? जियुसेप्पी मैत्सिनी। और किस गुप्त संगठन का सदस्य बना था? कार्बोनारी का। 24 साल की उम्र में किस क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया था? लिगुरिया में क्रांति करने के लिए। उसके बाद 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्से में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। कि पहला क्या था?
मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथ्सनी का विश्वास था कि मैथिसनीय है का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। कि क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ये किसका विचार था? मैथिसनी का विचार था और विश्वास था। और इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के एक व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता। उसके मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड से में गुप्त संगठन कायम किए गए थे। कि कौन सी जगह है वो संगठन बनाए गए थे? जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड में। और जो मैथिसनी है द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके जो प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने संपन्न में जो मैथिसनी है रूढ़िवादियों को हरा दिया। और मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मैटरनिख ने किसे है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे जो खतरनाक दुश्मन बताया था। क्रांतिकारियों का युग, जो क्रांतिकारियों का युग है 1830 से 1848। क्रांतिकारियों का युग, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति में जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। कि इटली और जर्मनी के राज्य है, ओटोमन साम्राज्य के सूबे और आयरलैंड और पोलैंड कुछ क्षेत्र है। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। इन क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किसने? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। कि कह रहा है कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? कौन से थे? इटली और जर्मनी के राज्य। कौन से राज्य थे? इटली और जर्मनी के राज्य। ओटोमन साम्राज्य के क्या थे? सूबे थे। आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ भी क्षेत्र थे। और इन क्रांतियों का नेतृत्व क्या था? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा? उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया। जो क्या थे? शिक्षित मध्यवर्गीय और विशिष्ट लोग थे। प्रोफेसर थे, इनमें से स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क भी थे, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गीय लोग शामिल थे। बात है प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में होता। प्रथम जो विद्रोह है वो फ्रांस में कब हुआ था? 1830 में होता। कब हुआ था? 1830 में होता। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब होता? 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में होता। और जिनमें कौन था? बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। कि 1815 में कौन था? बुर्बो राजा था और रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान उन्हें बहाल किया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उसको उखाड़ फेंका। उनकी जगह कौन सी संस्था बनाई थी? एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया और जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। 1815 के बाद रूढ़िवादी जो प्रतिक्रिया उसको चेंज किया, बदला, उसकी जगह उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया और उसके अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह भी टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसका कही हुई है? मेटरनिख की। किसकी बात की कही है? मेटरनिख ने एक टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में ये विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम है, किससे अलग हो गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया।
एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कि एक घटना कौन सी है जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, कौन सी है जी, शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी में यूनान किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का। एक घटना होती है जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में कौन सी भावना को संचार किया? राष्ट्रीय भावना को। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान है किसका साम्राज्य का हिस्सा था? 15वीं शताब्दी में यूनान है ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आजादी के लिए, जो यूनानी है, कब आजादी के लिए संघर्ष किया? कब किया? 1821 में। 1821 में। और यूनान किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी में यूनान में राष्ट्रवादी को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ ही पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था। यूनानियों को है किन लोगों का साथ मिला था? पश्चिमी जो यूरोप के लोग हैं वो भी क्या है, इनके समर्थन के लिए आए थे। और प्राचीन यूनानी संस्कृति, कौन सी संस्कृति? प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्या है? जो लोगों को समर्थन मिला, जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी जो यूरोप के लोग हैं जो यूनानी के साथ आए, और क्या ये जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो किस संस्कृति से सहानुभूति रखते थे? जो प्राचीन जो यूनानी संस्कृति उससे, तो इसलिए वो क्या है, यूनानियों के साथ है। जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं वो साथ आए थे समर्थन करने के लिए। कवि और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। किन्होंने यूनान की यूरोपियों की सभ्यता का पालना जो है बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। कवि और कलाकारों ने अंग्रेज कवि कौन है? अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने में भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। कि लॉर्ड बायरन की मृत्यु है, जो बायरन की मृत्यु कब हुई? 1824 में हुई थी। 1832 की कस्तूनिया की संधि कब हुई थी? 1832। कस्तूनिया की संधि कब हुई? 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी? 1832 में। किस संधि के तहत है? कस्तूनिया संधि के तहत। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। जो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कि राष्ट्रवाद का विकास है कैसे हुआ है? केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियां, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क है वो और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक कौन थे? जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकतर और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, कि जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी। मसलन कैरोल कुर्पिसर्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने और ओपरा और संगीत से गुणगान किया, जिसे पोलोनेस, माजुरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। एक ग्रिम बंधुओं की कहानी है। क्या कहानी है? ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। कौन सा नाम है जी? ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है, जो जैकब ग्रिम और विल्हेम
ग्रीन बंधु का जन्म 1785-1786 में हुआ। जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ। किस शहर में हुआ है? जर्मनी के हनाऊ। दोनों भाई कानून की पढ़ाई करे, उसी समय उन्हें शौकिया तौर पे पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना जरूरी कर दिया। 6 साल तक गांव जाकर यही काम करते रहे, लोगों से बात करते रहे। पीढ़ियां से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी से आती उसे लिखकर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली और 33 खंडों की में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रीन बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथा इकट्ठे की है वो विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना के व्यक्ति है। लोक कथा इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों में फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान करने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। भाषा ने यह भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक पढ़ाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। 1831 में रूस के विरुद्ध क्या एक हुआ सशस्त्र विद्रोह हुआ, आखिरकार कुचल दिया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश को इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। वो कठिनाइयां और जन विद्रोह कैसे था? 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या का जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी करीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा रहा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग भी अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने की शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस के लोग सड़क कब उतर आए थे? 1848 की बात है। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। कौन भागा था? लुई फिलिप। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते 21 वर्ष से ऊपर सभी जो वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया कि 21 वर्ष से सभी वयस्क जो पुरुष है उनको मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। कब की? नेशनल असेंबली की बात। और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए थे। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की थी। उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। कि यूरोपीय देशों में कब? 1848 की बात है। और जब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी कब की बात है? फरवरी 1848 की घटना में राजा की गद्दी को छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के जो सार्वरिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक
स्वतंत्र राष्ट्र राज्य है जो अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन है साम्राज्य। वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों और संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। किसके पक्ष में? जो सर्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सच्चे धज्जे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च पर में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की थी, उसने उसे अस्वीकार किया। राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार है वो कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा से खड़े होने दिया। एक है हमारा स्रोत, इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। उदारवादी राजनीतिक कॉल वेलर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, इस प्रकार के प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। कि जो प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है, किसने, कौन बता रहे हैं? जो कॉल वेलर है ये बता रहे हैं, क्योंकि ये उस संसद में क्या थे, एक निर्वाचित सदस्य थे और कहा कि प्रकृति ने पुरुष और महिला को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, पुरुष क्या है? जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से एक ज्यादा निर्भीक और मुक्त है, उससे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया है। वह कानून, उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए। महिला जो कमजोर, निर्भर और दब्बू है, पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। बात है लुईज ऑटो पीटर्स, 1819 से 1895। 1819 में जन्म होता है, 95 मृत्यु। एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कौन थी राजनीतिक कार्यकर्ता? थी लुईज ऑटो पीटर्स की बात है, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा? लुईज ऑटो पीटर्स। इसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में क्या था कि हम ये पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों में ओतप्रोत है, सभी इंसानों की आजादी के लिए तैयार होंगे। तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाए तो वो बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता जो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परितंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। नारीवादी जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के लिए, जो स्त्री है पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है। जो हमारा पॉइंट था, हालांकि
रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन के दबाव पाने की कामयाब हुई, किंतु पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों रूस में जो बुदास्तव और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि उसे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह था। जर्मनी और इटली का निर्माण है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।